Hello students, this is PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter classification of elements, class 11th NCERT chemistry। और ये है लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का। इससे पहले भी हम खूब लेक्चर्स मीन्स आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। सो दो पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर। Okay, so the next lecture actually metals, non-metals and metalloids। ये क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स का, इसका जो बेसिस है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो आप लोगों ने कभी लर्न ही नहीं की हो या दीज आर एग्जैक्टली न्यू फॉर यू। ओके, सम फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या क्या हो सकती है या कैसे हमने इसको डिफाइन किया है, तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। सबसे पहला है हार्डनेस, एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो अगर कोई सब्सटेंस हार्ड है तो इट कैन बी इंक्लूडेड इन मेटल, ओके, बट एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नॉन मेटल। नेक्स्ट है हार्डनेस के बाद में आता है आपका जनरली सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे इनका बाद में। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद में आता है आपका मैलेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप और मालेबिलिटी भी बोल सकते हैं, दैट इज योर विश। नेक्स्ट आता है आपका डक्टिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग MP एंड BP। नेक्स्ट आता है लस्चर और शाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंडक्टिविटी और कंडक्टर। सिंपली इफ यू कैन से कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हमने सब्सटेंस की बताई है। ठीक है, अब देखिए जनरली सबसे अगर हम पहली बात करें, इसकी बात करते हैं, चलिए सॉलिड स्टेट की। जनरली ऐसे सब्सटेंसेस जो अगर सॉलिड हैं, ओके, और हार्ड भी हैं, सॉलिड भी हैं, हार्ड भी हैं और मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनका हाई, अब ये जो मेटल के केस में ये जो बात आती है वो हाई पे होती है, हायर होता है उनका वैल्यू, लस्टर भी होता है और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो करता है तो उस सब्सटेंस को हम मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द सब्सटेंसेस और द ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, अब इन वर्ड्स का या इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों के लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 7th में भी देखा है आप लोगों ने और क्लास 8th में भी आता है आपके, क्लास 8th में भी है, 9th में भी है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको इनके बारे में पता है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, उनका जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और सॉलिड स्टेट में तो पता ही है आपको कि मेटल्स जो होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को मैं यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ। ठीक है, एक एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंबल से शो कर रहा हूँ और उस सिंबल को हम Hg बोलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इस Hg का क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट है जो जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है, ऑल्दो इट इज़ मेटल है, लेकिन फिर भी ये रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड में मिलेगा। और ये जो मेटल है इसका जो यूज़ है वो थर्मल एक्सपेंशन के हेल्प से थर्मोमीटर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा भी और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका सीजियम है और इसके अलावा आपका गैलियम है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है वो काफ़ी कम होता है।
ठीक है, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के इक्वल ही या उसके अराउंड ही होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है। अब जो आपका सीजियम है, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है आपका 298 केल्विन, 298 केल्विन ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम का जो है सिंबल तो होता है Ga और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 303 K, यानी कि ऑलमोस्ट ये 5 इसमें ज़्यादा हो गया तो इधर भी 5 कर दो तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और आपका जो सीजियम है, सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 302 होता है। सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो 302 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑलमोस्ट 29 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं हालांकि रूम टेम्परेचर से तो ज़्यादा है बट दे आर ऑल्सो लो, बहुत ही कम होते हैं। इसलिए ये मेटल्स भी जनरली समर्स में, समर का मतलब गर्मियों में जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में ही मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया हार्डनेस, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया सॉलिड स्टेट। हार्डनेस में मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ओके। हार्डनेस का मतलब क्या है कि जिसको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, इसकी जो सरफेस है ये बहुत ही हार्ड है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट लाइक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होता है देखा होगा आप लोगों ने, ये स्पॉन्ज है, ये भी एक्चुअली तो सॉलिड ही है बट इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी मेटल के पीस को हैमर की हेल्प से अगर बीट करते हैं, पीटते हैं या उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो मैलेबिलिटी को शो करते हैं दे आर कॉल्ड मैलिएबल, ठीक है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं उनका ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को अगर आप मेटल के पीस को अगर आप ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी जो शेप है वो चेंज की जा सकती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं उनको डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबको पता ही है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वर्ड जो होता है वो सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट वर्ड याद आए या जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करनी हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं हम सॉलिड के लिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा कि सिंपली एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉयल करता है, द टेम्परेचर ऑन विच a liquid starts boiling, that is called boiling point. For example, वाटर का boiling point कितना होता है बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। और इन द सेम वे वाटर का melting point कितना होता है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका आंसर। What is the melting point of water and what is the boiling point of water, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लस्टर, शाइनिंग। सभी को पता है गोल्ड येलो कलर का होता है, उसमें चमक होती है। सिल्वर चांदी जिसको हम बोलते हैं, वाइट कलर होता है एकदम, उसमें भी चमक होती है। यानी कि मोस्टली जो मेटल्स है ना उनमें क्या होता है, एक शाइनिंग होती है। अगर शाइनिंग नहीं है तो उसका वजह ये हो सकता है कि उस मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर हो सकती है, कोई सल्फाइड की लेयर हो सकती है या कोई कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट लेयर, ओके, उसका जो कलर है हो सकता है आपको डल लगे, लेकिन अगर आप फ्रेशली कट करेंगे किसी मेटल के पीस को, फ्रेशली कट करेंगे तो श्योरली वो आपको वहाँ पर लस्टर या शाइनिंग दिखेगा। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बचपन से चाइल्डहुड से हम पढ़ते आ रहे हैं ये बात तो, कि मेटल के जो वायर्स होते हैं या जिनको हम लोग घरों में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जो वायर्स होते हैं उनका यूज़ हम इसीलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल के जो वायर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एज वेल एज हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करने में हेल्पफुल होते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। ये सब सब्सटेंसेस हो गए मेटल्स।
ऐसे सब्सटेंसेज जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है उनको हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। अब नॉन मेटल्स भी क्या होता है, जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन साथ साथ में कभी कभी वो गैसी भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं जनरली। लेकिन दूसरा पॉइंट हार्डनेस की बात तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेटल्स का प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब थोड़ा सा ही अगर आपने फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, अपने पीसेस में टूट जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर ब्रिटल है तो इन दोनों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। माइलेबिलिटी और डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लो का मतलब कम होता है, दैट इज़ वाई दे आर इन गैसेस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। बोरॉन और कार्बन, बोरॉन और कार्बन दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एलोट्रोप होते हैं, कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 3000 डिग्री होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कंडक्टिविटी की, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, या तो नहीं होगी और अगर होगी तो वेरी पुअर, या तो इंसुलेटर होते हैं ये, या अगर इनकी कंडक्टिविटी कुछ है तो वेरी पुअर होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब अगर हम एक पीरियड में और एक ग्रुप में बात करें, पीरियड का मतलब आप लोगों को याद होगा पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियड वर्ड बोलते हैं तो आपको तुरंत याद रहना चाहिए लेफ्ट और राइट वर्ड, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ पीरियड, देन यू शुड रिकॉल द वर्ड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ ग्रुप, तो उसमें आपको याद आना चाहिए टॉप टू डाउन या डाउन द ग्रुप, ठीक है। एक तो आता है अक्रॉस द पीरियड और एक आता है डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड का मतलब तो होगा कि आपको लेफ्ट टू राइट में मूव करना है पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड में, और जब मैं बोलूँ कि ग्रुप तो वहाँ पे आपको टॉप से डाउन की तरफ आने के लिए सोचना है। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये पिक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू डाउन या डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, तो उस कंडीशन में मेटल का जो प्रॉपर्टी है, मेटलिक प्रॉपर्टी, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको देखा जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, आपको पता ही नहीं कि उसका आंसर ये हो सकता है क्या, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, हमें एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर है। अब हमारा कॉन्सेप्ट देखिए, हमें ये पता है कि एक सिंपल सा ट्रेंड है कि एक ग्रुप में आप टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मेटलिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो हमें पता है कि ज़्यादातर मेटल्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में है और ज़्यादातर नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के राइट में। तो इसका मतलब नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है या मेटल का प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द एलिमेंट शो मोस्ट मेटलिक प्रॉपर्टी। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है? विच ऑफ द एलिमेंट शो मोस्ट मेटलिक प्रॉपर्टी? आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताइए। बेसिस यही है हमारा जो हमने बताया है आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नॉन मेटलिक कैरेक्टर बताई दिया आपको। अब बात आती है इसकी, मेटलॉइड्स की, ये क्या होता है। और एक और वर्ड यूज़ करते हैं मेटलॉइड के लिए, इसको हम बोलते हैं सेमी मेटल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेमी मेटल। मेटलॉइड्स एंड सेमी मेटलॉइड्स, नॉन मेटलॉइड्स। देखिए पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में, इन द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल मेटल्स प्रेजेंट है।
पीरियोडिक टेबल के राइट में नॉन मेटल्स है। मेटल से नॉन मेटल में ये जो चेंज होता है ये एब्रप्टली या अचानक से नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बीच के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है। और ये जो एलिमेंट्स है ये आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि आपसे वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ डिफरेंट, और आपको उसमें 3 ऑप्शन एक कैटेगरी का दे देगा और एक ऑप्शन कोई डिफरेंट कैटेगरी का देगा। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि नॉन मेटल का है या सॉरी मेटलॉइड का है वो है आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जीई स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका आर्सेनिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो है एंटीमोनी Sb एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज टेलुरियम। बिस्मथ तो मेटल है, टेलुरियम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। टेलुरियम का सिंबल जो है वो Te होता है भाई, इसके लिए थोड़ा सा देखना आपको कि आपको सिंबल जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। थैलियम का जो होता है वो होता है Tl, ये है टेलुरियम Te, ठीक है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम। इनकी प्रॉपर्टी दोनों की इंटरमीडिएट होती है, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ठीक है। और दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज़ वाई इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ क्लासिफिकेशन जिसका बेसिस क्या था, जिसका बेसिस था कि आपने उनको फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, आपने जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके बेसिस पे आपने उनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ पे एक और टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक होगा ये, आप देख लीजिए अपनी बुक के अकॉर्डिंग 3.7 ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स पैटर्न की इंक्रीजिंग वे होगा या डिक्रीजिंग वे होगा, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रेंड। जैसे कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो वो ट्रेंड का मतलब क्या है कि या तो वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और अगर ट्रेंड में नहीं चल रही है तो वो चीज़, ट्रेंड का मतलब डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो एक ऑब्जर्वेबल पैटर्न होता है उसको हम ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रुप हैं टोटल 18, हमारे पास पीरियड्स हैं टोटल 7, ओके। और इसके अलावा एक सेपरेट पैनल और है एफ ब्लॉक का, तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हमें कभी किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना हो तो 118 एलिमेंट्स के साथ एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप का स्टडी करते हैं। तो ग्रुप का स्टडी करना या पीरियड का स्टडी करना ईजियर है विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब और इसमें भी देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। मेरे लिए, मैं जिनको मानता हूँ वो 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये 4 आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए। ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ केमिस्ट्री पोर्शन है सिलेबस का, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है एटॉमिक साइज़ का, कि एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड होता है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं लास्ट में दे देता हूँ, और यहाँ पर आप ले लीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
आपकी बुक के अंदर आप देखेंगे आगे उसके लिए कुछ एक नाम दूसरा दिया हुआ है, तो जब हम आएंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं, तो बाद की बात है, हम उस समय बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। सबसे हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है वो है एटम का साइज़, एटॉमिक साइज़ या साइज़ ऑफ एटम, एटॉमिक साइज़। जब एटॉमिक साइज़ बोलें तो उसको सिंपली आप अगर केवल साइज़ बोले तो भी उसका मीनिंग साइज़ का मतलब भी आपको एटम से ही लेना है। ठीक है, अब देखिए किसी एटम की साइज़ का क्या मीनिंग होता है। आपको याद होगा पुरानी क्लास की बातें जहाँ पर हमने बताया था कि एटम का साइज जो है वो इतना बड़ा है, मतलब बड़ा का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस बताया था मैंने कि अगर आप एक ऐसा सर्किल बनाएं, एक ऐसा सर्किल बनाएं जिसका रेडियस 5 किलोमीटर हो, जिसका रेडियस 5 किलोमीटर हो, और उस सर्किल के सेंटर पे, उस सर्किल के सेंटर पे अगर आप कोई बॉल रख दें, क्रिकेट बॉल, तो जो क्रिकेट बॉल है वो डिफाइन वो करता है, वो इंडिकेशन है आपके लिए न्यूक्लियस का, और जो आपका बॉल है, जो आपका ग्राउंड है, जो सर्किल है जिसकी इतना बड़ा रेडियस है, वो बताता है एटम का साइज़। ठीक है, तो अब हमारे लिए अगर सबसे सिंपल एटम की बात करें तो वो है हमारा हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम के साइज़ की जब हम बात करते हैं तो इतना साइज़ को कैलकुलेट करना, मेज़र करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। जनरली साइज़ का मतलब ये होगा कि एटम के न्यूक्लियस से लेके और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वह शेल जहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी शेल का जो साइज़ है, ये जो डिस्टेंस है उसको ही हम बोलते हैं एटम का साइज़। इसको एटम का रेडियस भी बोल सकते हो आप, यहीं से डिटरमाइन करेंगे हम एटम का साइज़ और एटम का रेडियस। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे डिटरमाइन करें। एक ऐसी चीज़ जो हमें आँखों से ही नहीं दिखती है, एक ऐसी चीज़ जो हमें आँखों से नहीं दिखती है और हम चाहते हैं कि उसकी मेज़रमेंट लें, उसका मेज़रमेंट लें, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए फिर हमारे पास में क्या है, जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या तरीका निकाला है, उन्होंने क्या तरीका निकाला। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स कि आप इसको जाइए, जैसे क्रिकेट का बॉल है या जो कोई भी एक ऐसा ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट हो जिसकी कुछ डायमेंशंस हो, जो आपको दिखे, उसको तो आप मेजर कर सकते हैं, ये तो दिखता भी नहीं है। एटम का साइज़ इतना छोटा है कि आपको आंखों से नहीं दिखता है, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए एटम की साइज़ को क्या करते हैं, नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम उसके मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये एटम है और एक दूसरा एटम है। एक ऐसा कंडीशन आता है, एक ऐसा कंडीशन आता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके अंदर एक एटम सिमिलर दूसरे एटम से या डिफरेंट एटम के साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास में आता है और उनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब ये इनका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में जो है इनको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर दो सिमिलर एटम है तो दोनों सिमिलर एटम के केस में, अच्छा ऐसा जो बॉन्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के पास में आता है और ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन का या तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इस कंडीशन में जो ये बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा, उस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ है वही क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का हाफ, दैट इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज इक्वल टू रेडियस। और ये रेडियस भी कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज हैपनिंग, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल ही बने। ठीक है, कभी कभी मेटल्स भी हो सकता है, मेटल का भी केस हो सकता है। तो मेटल के केस में क्या होगा, फिर एक मेटल है, एक एटम है, उसके चारों तरफ तो बहुत सारे मेटल के एटम्स होंगे। तो उस कंडीशन में फिर हम उसके लिए हम मेटेलिक रेडियस को डिफाइन करते हैं, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोवेलेंट रेडियस की बात करें, जैसे ये क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन का एटम,
2 क्लोरीन के एटम है और इन 2 क्लोरीन एटम की ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 198 pm है। आंसर बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में कि ये pm क्या है। ओके, यूनिट है एक प्रकार से, लेंथ का यूनिट है लेकिन बहुत ही छोटा यूनिट है। कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका वैल्यू कितना होता है मीटर में, देखें बताइए कौन बताता है। इसको आप डिवाइड करते हैं 2 से तो देन दैट इज इक्वल टू 98 एंड अगेन pm, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक साइज या कोवेलेंट रेडियस, क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस जो है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं और यही क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस माना जाता है। ध्यान रखना, हमने कहा है इसको हम मान लेते हैं कि ये ही इसका एटम का साइज है, करेक्ट, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। नेक्स्ट बात करें अगर हम आपके मेटल की रेडियस की, मेटल के केस में ऐसा होगा जैसे ये कुछ मेटल के कॉपर की बात कर लें, चलिए हम ये सारे के सारे कॉपर के एटम्स हैं, कॉपर के एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। तो अब उस कंडीशन में कॉपर के लिए जो रेडियस होगी या इस मेटल के जो रेडियस होगी उसके लिए हम मेटलिक रेडियस का नाम दे देंगे, मेटलिक रेडियस। और ये मेटलिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली देखिए ये एक मेटल है, इसका सेंटर मान लीजिए ये है, एक ये है सेंटर, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, इन दोनों का जो ये डिस्टेंस है, मेटल के 2 एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है, ठीक है, ये मान लीजिए ए है RA और ये है आपका RB, तो RA प्लस RB इज डिवाइडेड बाई 2 एंड देन दैट इज इक्वल टू मेटलिक रेडियस, ठीक है। RA और RB दोनों इक्वल भी हो सकते हैं अगर एक ही मेटल के एटम्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब बहुत सारी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस की बात कर ली हमने, मेटलिक रेडियस की बात कर ली हमने, एक नाम और आता है वांडरवाल रेडियस, ओके, वांडरवाल साइज की भी हम बात करते हैं कभी कभी। तो इन सब की बजाय हम सिर्फ एक ही याद रखते हैं और वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जो है एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जब बात करेंगे तो सिंपली एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। और इसको मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, बस वही आपको याद रखनी है और उसका रीज़न जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जब भी आप ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाने का मतलब है कि आप टॉप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप में जब भी जाएंगे तो आपको रेडियस जो है वो हमेशा ही इंक्रीज़ होगा, ध्यान रखना, हमेशा ही इंक्रीज़ होगा। और पीरियड की अगर हम बात करें, तो पीरियड के केस में जो है ये जनरली डिक्रीज़ होता है, हो सकता है आपको कोई एक्सेप्शन भी मिल जाए, बट पीरियड के केस में जनरली ये डिक्रीज़ होता है। अब ग्रुप में इंक्रीज़ क्यों होता है, और पीरियड में डिक्रीज़ क्यों होता है, देखिए इसको भी समझते हैं। मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेंबर्स के नाम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यह है ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेंबर्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट के। अब देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 37 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 55 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 87 इलेक्ट्रॉन्स, 87 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका अगर आप डायग्राम बनाते हैं, एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बनेगा, एक छोटा सा होगा और उसके पास एक सेल होगा, एक सेल, और उस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि उसके पास तो 2 सेल है, बीच में तो न्यूक्लियस है, एक सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर सोडियम की बात करते हैं, उसके पास तो 3 सेल होंगे, तो 3 सेल के लिए फिर से आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, मीन्स बड़ा डायग्राम बनेगा उसके लिए। ये सोडियम का हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम के पास तो 4 सेल होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आएगा, 4s1 आएगा उसमें, ठीक है। तो 4s1 का मतलब उसके पास 4 सेल्स होंगे। आप देख सकते हैं इसका साइज इतना सा है, इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना ही हमें बताता है कि एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप, टॉप टू डाउन हम जाएंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा, एटम का साइज क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई ग्रुप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर देखिए एक सिंपल सा कंपैरिजन गिवन है, एक टेबल गिवन है, टेबल 3.6 से, ठीक है, टेबल 3.6 से, उसको आप देखिए और वहाँ से ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, लर्न नहीं करना है कि वैल्यूज़ को, सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ट्रेंड क्या है डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड और अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड है पीरियोडिक एटम की साइज़ का, ठीक है। तो ग्रुप में तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो एटम का साइज़ है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है आपका पीरियड की बात कर लेते हैं। अब पीरियड के लिए मान लीजिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया और इसके अंदर मैंने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। फिर एक और डायग्राम बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने एक फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आगे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, करेक्ट। न्यूट्रॉन की हम बात कभी नहीं करेंगे, करेक्ट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन से हमें कोई इफ़ेक्ट इस पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे हमें उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है, ओके। जनरली द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन केमिकल रिएक्शंस इज़ नॉट कंसिडर्ड, ओके। वो बाद में बात करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी में, तो वो अलग ब्रांच है, अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा प्रोटॉन है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा प्रोटॉन है। आप लोगों ने फिजिक्स में एक फोर्स पढ़ा होगा, कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के मल्टीप्लिकेशन के बीच। कैसे? अगर 2 चार्ज Q1 एंड Q2, कोई भी 2 चार्ज Q1 एंड Q2 अगर R लेंथ से R डिस्टेंस पे सेपरेटली रखे हुए हैं तो उनका जो बीच का जो फोर्स होता है वो उन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, उनके प्रोपोर्शनल होता है। Q1 और Q2 यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 चार्ज, एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। जैसे जैसे यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। फर्स्ट केस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन मीन से ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ दिस मोर फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस मोर वैल्यू ऑफ फोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को पास में खींचता है, पास में खींचता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में आप देख सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसे लिथियम के बाद में ये है आपका बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की इनकी बात नहीं करेंगे हम। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे मिनिमम, बेरिलियम के पास 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8 एंड देन 9। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और सबसे बड़ी बात, ये सभी एक ही ग्रुप के एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, एक ही पीरियड के मेंबर हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एक पीरियड के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है, करेक्ट। तो इनका जो है पीरियड नंबर है वो है 3, हाइड्रोजन 2 होगा, इनका जो पीरियड नंबर है वो है 2, ठीक है। अब ये कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? देखिए
फ्लोरीन, और लास्ट में अगर आप इसकी बात करें तो ये नियोन तक जाता है। ठीक है, एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक ही सेल में एडजस्ट हो रहे हैं, किसी एक ही सेल में एडजस्ट हो रहे हैं या एक ही सेल में अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन इन द सेंस कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय प्रोटॉन्स, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसका एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा, ये छोटा हो जाएगा। तो एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर इसकी हेल्प से बताया है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा मैंने कूलम्बिक फोर्स का एक यूज़ किया है यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई, देखिए इसी की बात कर लेते हैं। ये जो बड़ा वाला सा डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, एक बड़ा सा कंसेंट्रिक रिंग्स वाले दिख रहे होंगे। ये कंसेंट्रिक जो रिंग्स हैं ये सब बताते हैं शेल को। ठीक है, ये कुछ शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम ZEF से ऐसे डिनोट करते हैं, Z इफेक्टिव, Z तो पता ही है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, EFF इफेक्टिव के लिए। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट करने के लिए हम ऐसा नोटेशन यूज़ करते हैं। जनरली नहीं है ऐसा ही हो, आप लोग कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर विश। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होंगे, ये फर्स्ट सेल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और सेल है, उसके अंदर सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं 8 होंगे। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि वो फुली फिल्ड है, 3, 3, 2, 5 और 6, 8। अब देखिए एक और सेल बना लेते हैं हम, थर्ड सेल, इसमें भी हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इन प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उतना इफेक्टिवली यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जितना पहुँचना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो यहाँ का जो फोर्स है वो यहाँ तक डायरेक्टली पहुँचता। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन एक दीवार है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, मान लीजिए ये दो लोग हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये बीच में एक दीवार है। ठीक है, तो वो जो दीवार है वो इनके बीच में है और ये दीवार क्या कर देती है, इनके बीच का जो ये लाइकिंग का जो नेचर है उसको कम कर देता है, यानी कि यहाँ पर इनका जो इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ये कम कर देता है। तो इससे क्या होता है, न्यूक्लियस का जितना चार्ज है उतना न्यूक्लियर चार्ज इनको इतना तरीके से, उतना सुटेबली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि ये जो बीच वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, बीच वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक शील्ड या एक स्क्रीन का काम करते हैं, शील्ड या स्क्रीन का काम करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है और इसको ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे किसी एक पीरियड में, तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसी वजह से जो पीरियड है उसके अंदर उसका जो साइज़ है, उसका जो साइज़ है वो, एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एटम का साइज़ जो है उसका ट्रेंड क्या है अलोंग द पीरियड, यानी कि एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे, और एक दूसरा है डाउन द ग्रुप, जो कि एक ग्रुप में डाउन का मतलब टॉप टू डाउन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक सिंपल सी हम बात कर लेते हैं नोबल गैसेस के लिए भी, कि नोबल गैसेस की हमने यहाँ पे भी बोला था, जब यहाँ पे मैंने नोबल गैसेस की, इसकी बात हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसने ऐसा क्या बिगाड़ा है, नियोन एक नोबल गैस है, इसने ऐसा क्या बिगाड़ा कि हम इसको
सोसाइटी से बाहर निकाल दिए, तो बिगाड़ा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये नोबल है, नोबल का मतलब नोबल फैमिली वाले हैं ये, और जो नोबल फैमिली वाले होते हैं वो आम लोगों के साथ, कॉमन लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है, उनकी अलग से बात होती है। तो इसलिए हम नियॉन की बात अब अलग से करेंगे। नियॉन की नहीं, नियॉन के साथी जो हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, इन सब की बात अलग से की जाती है। क्यों करते हैं इनकी बात अलग से? बिकॉज दे आर नोबल, नोबल गैसेज बोलते हैं इनको, या नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सभी एटम्स जो होते हैं जनरली ये मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक के अंदर सेंस कि इनको बॉन्ड बनाना पसंद नहीं है, करेक्ट, इनको मतलब सोसाइटी में मिलना जुलना या दूसरे एटम्स के साथ में मेलजोल बढ़ाना, रिलेशंस बनाना अच्छा नहीं लगता है। दे लाइक टू बी सिंगल, ठीक है, मोनो, सिंगल। तो ये जो मोनो एटॉमिक होते हैं, इसलिए इनकी जो रेडाई होती है, इनकी जो रेडाई है वो हम कोवेलेंट रेडाई के साथ में कंपैरिजन नहीं करते हैं। कोवेलेंट रेडाई के साथ में, अच्छा, रेडाई और रेडियस में क्या डिफरेंस है, चलिए बताइए। आप लोगों का इंग्लिश का नॉलेज भी चेक कर लेते हैं बीच बीच में। एक वर्ड तो बोलते हैं रेडियस कभी कभी, और कभी कभी हम बोलते हैं रेडाई। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ऐसा आप इसका आंसर जानते हैं तो कोई एक और ऐसा वर्ड, एक ऐसा पेयर बताइए, पेयर का मतलब जोड़ा, जिसमें ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मोनो एटॉमिक होते हैं, इसलिए इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, और इनकी बात हम करते हैं वांडरवाल रेडियस के साथ। वांडरवाल रेडियस के बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एटॉमिक साइज़ की हमने आज बात की है। एटॉमिक साइज़ अच्छे से लर्न कीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी गिवन है आपकी बुक के अंदर, एक टेबल भी गिवन है आपकी बुक में, उसको अच्छे से लर्न कीजिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से नीट और जेई के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डोंट टेक द क्लास 11 जस्ट इन कैजुअल वे, ठीक है। कैजुअल वे में का मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, 11वीं क्लास 11th क्लास ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, बोर्ड क्लास तो नहीं है ना। ये जो एटीट्यूड है, ये आपको इसका जो लॉस है वो कब आएगा, कब पता चलेगा, जब आप क्लास 12th में पास करेंगे, और क्लास 12 पास करने के साथ में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए क्लास 11th को भी आपको उतना ही सीरियस लेना है जितना आपको क्लास 12th को लेना है एज ए बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए, बाकी की बाद में अच्छी बातें हम बाद में करते रहेंगे। और सो मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।